हेलो गाइस, वेलकम टू लखनऊ एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ते हैं, ग्लोब और अक्षांश देशांतर रेखा यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये समझ लें कि ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है कि काल्पनिक रूप है जो पृथ्वी का हम लोगों ने क्या किया, उसका अध्ययन करने के लिए, छोटे फॉर्म में अध्ययन करने के लिए उसे एक काल्पनिक रूप दे दिया, जिससे क्या है कि हम पृथ्वी की सारी जो भी उसकी पृथ्वी की बनावट है उसका अध्ययन आसानी से कर सकें। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज ये है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने से पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ये चीज तो क्लियर होगी। और दूसरी चीज क्या है कि पृथ्वी क्या है कि लगातार क्या कर रही है, पृथ्वी की गतियां जो है उसमें क्या हो रहा है कि पृथ्वी लगातार क्या कर रही है कि अपने अक्ष पर घूम रही है। यानी कि मैं ये बताना चाहूंगी कि सूर्य के तो चक्कर पृथ्वी लगा ही रही है, सूर्य के चक्कर भी वो लगातार लगा रही है और क्या कर रही है कि अपने अक्ष पर भी घूम रही है पृथ्वी। तो इन दोनों गतियों में जो है हम डिफरेंस जानेंगे कि अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है और सूर्य के चक्कर लगाने को क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पृथ्वी अपनी गति अपने अक्ष पर जो घूम रही है तो उसको कौन सी विधि कहते हैं, उसको घूर्णन विधि कहते हैं। और इस विधि से क्या होता है, परिवर्तन क्या आता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है। तो इसका भी एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि दिन रात का होना कौन सी क्रिया कहलाती है पृथ्वी की, तो वो घूर्णन गति कहलाती है। ये चीज क्लियर हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि जो सूर्य की और चारों चक्कर पृथ्वी लगा रही है उसको किस नाम से हम कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण किसे कहेंगे, इसके कारण क्या परिवर्तन आता है, जलवायु में परिवर्तन आता है, मौसम में आता है परिवर्तन। मौसम हो गया आपका, जलवायु हो गया, ये सब चीजें जो होंगी वो आएंगी। और क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि पृथ्वी परिक्रमण कर रही है और मौसम में परिवर्तन हुआ तो हमारा ये ठंड का आना यानी कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन सब में जो भी परिवर्तन होगा वो किस गति के कारण होगा, परिक्रमण के कारण होगा। और दिन रात में परिवर्तन जो होता है पृथ्वी का वो कौन सी गति के कारण होगा, घूर्णन विधि के कारण होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब आइए हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे। जैसे कि ये पृथ्वी हमने बना दी है, इससे पहले ड्रॉ कर दी है, उसको पढ़ने के लिए आसानी है समझाने में। तो इसको क्या है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये इसको क्या है कि दिशाओं में हम बांट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। यानी कि ये उत्तरी हो गई, ये दक्षिणी हो गई, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम दिशा हो गई। दिशाओं का ज्ञान हो गया। अब आते हैं अक्षांश रेखाओं पर। तो अक्षांश रेखाओं को पढ़ने के लिए क्या किया है कि पढ़ने के लिए क्या किया गया है कि इनको जो है कुछ जो बहुत विशेष अक्षांश रेखाएं हैं उनको जो है बांट दिया गया है। इतने पार्ट्स में ड्रॉ किया गया है, इतने पार्ट्स में हम समझा रहे हैं। लेकिन उस तरीके से देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं अनंत हैं, जिसको अभी तक मतलब हम इतना ज्ञान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अध्ययन के लिए क्या करेंगे कि अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री जैसे कि बता दिया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा कौन सी है, जो बीचों बीच से पृथ्वी के गुजरी, उसे कौन सा नाम दे दिया गया है, 0 डिग्री। और किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि पृथ्वी को बीचों बीच से कौन सी रेखा, कौन सी अक्षांश रेखा काट रही है, दो भागों में कौन सी बांट रही है, यानी कि कौन सी उत्तर और दक्षिण दिशा में कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को बंटवारा की। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है, तो वो 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पूछ लेगा कि उसके यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऊष्मा जो है, जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या पूछेंगे, मान लीजिए सूर्य है, इसकी यहाँ पर सूर्य, तो इसकी किरणें जो यहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल लंबवत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा अधिक होगी। फिर क्या होगा, फिर उसके आगे हम बढ़े तो 23.5 डिग्री पर उत्तर में कौन सी रेखा आ गई, कर्क रेखा आ गई। बांट दिया हमने कर्क रेखा, वो कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पे उत्तर दिशा में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उससे थोड़ा ठीक ऊपर और गए तो 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा आ गई, उसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, आर्कटिक रेखा दे दिया नाम। अब ये जानेंगे कि ये जब यहाँ पर आया तो ऊष्मा क्या है कि ऊष्मा यहाँ पे अधिक रही और यहाँ पर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ऊष्मा क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही, तिरछी पड़ रही, उसका कारण क्या हुआ कि ये यहाँ पर ऊष्मा में गिरावट हुई, घटाव आया। तो ये 23.5 डिग्री पर आ गया कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ही डिवाइड किया गया है। उसके बाद में नीचे यहाँ से फिर ठीक ऊपर हमने अध्ययन किया, ठीक उसी के बाद में विषुवत रेखा के नीचे अध्ययन करते हैं। तो नीचे में क्या आएगा,
कि ये दक्षिण दिशा में आ जाएगी, दक्षिण दिशा में पृथ्वी का पढ़ने के लिए। तो उसके बाद क्या आएगा, सेम प्रोसेस चलेगा यहाँ पर भी 23.5 डिग्री साउथ में यानी दक्षिण में। यहाँ पर कौन सी रेखा का नाम दे देंगे, मकर रेखा, और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, अंटार्कटिक रेखा, ये हो गई। उसके बाद में क्या करेंगे कि टोटल अगर पूछा जाता है, यानी कि यहाँ से हो गया तो 0 डिग्री से तो 90 डिग्री इधर आएगा और 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, उत्तर की दिशा में आएंगी। तो देखा जाए इनकी क्या है कि अनंत हमारे अक्षांश रेखा है, लेकिन जो है उसकी जो बहुत ज्यादा विशेषता रखती हैं अपने आप में विशेष होती है, उनको जो है इन नामों से या फिर इन डिग्री पर पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो अब क्वेश्चंस कहाँ से निकल कर आता है कि बताइए कि ये जो है अक्षांश रेखाओं की टोटल कितनी है। तो 90 प्लस इसको 90 और 90 प्लस हम लोग कर लेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 181। और अगर विषुवत रेखा को हम जोड़ देंगे तो 1 एक जोड़ दें, सॉरी यहाँ पे 180 हो जाएगा। अगर विषुवत रेखा को मिला लेंगे तो फिर कितनी हो जाएंगी, 181। और अगर टोटल रेखाएं पूछते हैं तो क्या होता है कि हम पोल्स को यानी कि जो ध्रुव होते हैं इनको जो है घटा देते हैं, यानी कि 2 घटा देते हैं, ये रेखा नहीं होती, पोल्स होते हैं। तो हमारी टोटल कितनी बचेंगी, 179। और एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से निकल के आते हैं, यहीं से पूछा जाता है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आइए अब हम चलते हैं देशांतर। अब देशांतर रेखा को पढ़ने से पहले दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा जान लें। अक्षांश रेखा का अध्ययन क्यों किया गया, जलवायु में जो भी परिवर्तन होता है, जलवायु के बारे में, पृथ्वी की जलवायु, वनस्पति हो गई, कहाँ पर उष्मा अधिक है, कहाँ पर उष्मा कम है, इसका अध्ययन करने के लिए क्या हुआ कि अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया गया। और देशांतर रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया उसको हम पढ़ते हैं, बताते हैं। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, जैसे कि अक्षांश रेखाएं किस भागों में बांटी, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पृथ्वी के बीचों बीच से जाकर निकल रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर के बांट रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि देशांतर रेखा क्या हुई, उत्तर से शुरू हुई, दक्षिण में आके मिला दी, फिर इधर से आई, इधर से इधर मिला दी। और यहाँ पर क्या होगा, 180 इधर को जाती है और 180 इधर को जाती है, 180 इधर 180 इधर को आती है। अब क्या करेंगे, देशांतर रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया, समय और तिथि का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है। तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा में जाने में कितना टोटल समय लगता है, 4 मिनट का। और एक क्वेश्चन इसमें से और निकल के आता है कि ये बताइए 2 देशांतर के बीच में अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है। तो वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर बीचों बीच में होगी, विषुवत रेखा के पास में। यहाँ पर कितनी होगी, 111.232 किलोमीटर, यानी कि 111.32 किलोमीटर। और सबसे कम जो है देशांतर के बीच में दूरी कहाँ पर होगी, वो पोल्स में होगी। देखिए आपको डायग्राम में भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे दूरी क्या है, सबसे अधिक है, और यहाँ पे दूरी क्या होगी, सबसे कम होगी। टोटल आपकी पूछ ली जाए देशांतर रेखाएं टोटल कितनी है, तो 180 प्लस 180 हम कर देंगे तो टोटल निकल के कितनी आ जाएंगी, 360 आ जाएंगी। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम इनसे बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं। अब इसमें ये आ जाता है कि मान लीजिए ये पूछ लिया जाता है कि 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये हो जाएगी आपकी। साउथ में पूछ लेगा उत्तर में 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, या फिर दक्षिण में 23.5 डिग्री पे 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है। पोल्स के बारे में पूछ लेंगे, और टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई ये पूछ लेंगे। विषुवत रेखा को हटा करके कितनी रेखाएं हैं ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। विषुवत रेखा को मिला के कितनी है वो पूछ लिया जाएगा। और देशांतर रेखा में ये बीच की दूरी पूछ लेंगे, और सबसे कम दूरी कहाँ पर होगी, साउथ और नॉर्थ पोल के पास में होगी। टोटल कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। और कितनी एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा में जाने में समय कितना लगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और हमारा एक चीज और है, चूंकि हम इंडियन है तो इंडिया के बारे में भी जानना चाहिए। हमारा भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो वो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल कितने हैं, 8 राज्य हैं। 8 राज्य हैं। इसके लिए जो है 8 राज्य पढ़ने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगी आप लोगों को, जो कि याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक से क्या है कि आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे कि हमने लिखा मित्र पर, ये लिखिए मित्र पर गमछा झाड़,
ये पढ़ लिया। इससे शॉर्ट ट्रिक से क्या है, ये 8 राज्य जो है क्या है, कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों को सीधा सीधा काटती है। ये शॉर्ट ट्रिक से अगर हमने पढ़ लिया तो 8 राज्य कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, मिजोरम, और ये क्या आ जाएगा आपका, त्रिपुरा, ये आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका राजस्थान, और ये आ गया आपका गुजरात, और ये हो गया आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और आपका ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये हो गया अपना झारखंड। इस ट्रिक से आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं। यानी कि मित्र पर गमछा झार, माँ से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, और झा से ये झार से क्या बन गया, झारखंड। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये आज के लिए इतना ही काफी है। और इसके आगे की जो भी है तिथि का निर्धारण है, किस तरह से तिथि निकालते हैं, किस तरह से समय निकालते हैं देशांतर रेखाओं से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर इतना समझ में आपको अच्छे से आया हो तो उसके लिए थैंक्स बोलिए कमेंट बॉक्स में, और जो भी समस्या हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज डालिए, और अगर और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें बताएं कमेंट करके। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।